हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है यूट्यूब चैनल महादेव पाठशाला पर। और मैं आर के गौंड आप लोगों को 2 फरवरी का करंट अफेयर्स बताने वाला हूं। तो बिना देर के चलते हम देखते हैं कि पहला सवाल है कि खेलो इंडिया मिशन के नए स्वरूप का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाना है। दूसरा कि खेल बुनियादी ढांचे में सुधार और कोचों को प्रशिक्षित करना है। तीसरा ऑप्शन है कि केवल इंडोर खेलों को बढ़ावा देना है। और चौथा ऑप्शन है कि अंतर्राष्ट्रीय मैराथन आयोजित करना है। तो इसका सही आंसर आपका बी है कि जो खेल बुनियादी ढांचे हैं उनमें सुधार करना है और कोच को जो है प्रशिक्षित करना है। अब कहोगे सर इसकी जरूरत क्यों पड़ी है। जरूरत भाई साहब इसलिए पड़ी है क्योंकि आपने देखा होगा कि जो हमारी 140 करोड़ की आबादी है, 140 करोड़ की आबादी है, किंतु जब ओलंपिक खेल हो रहे हैं तो इसमें जो पदक आ रहे हैं ना, यानी कि जो मेडल आ रहे हैं वो इतने आ रहे हैं कि इसको आप आराम से अपने हाथ पे क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो, यानी कि गिनती कर सकते हो। तो बस भारत सरकार बोल रही है कि यार ये तो देखो सबसे ऊपर चाइना है, उसके बाद हम है, और इतनी ज़्यादा आबादी होते हुए भी हमारे जो बंदे हैं वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वजह से बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि जो हमारे देश में है वो टैलेंट तो है, लेकिन उसको कोई खोज नहीं पा रहा है। या फिर ऐसा हो रहा है कि हमारा जो टैलेंट है, हमारे बच्चों का जो टैलेंट है, वो हो सकता है कि पैसों की वजह से वो दब जा रहा है। यानी कि अब हमें कुछ ऐसे प्लान करना चाहिए जिसकी वजह से जो वो छुपे हुए टैलेंट है वो सामने आए। और जो हमारे ओलंपिक 2036 में जो होने वाले हैं, इन सब की मेज़बानी भी जब हम करें तो इसमें हमारे जो बंदे हैं वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और बहुत सारे पदक लेकर आए। बस इसी मिशन के तहत ये मिशन लाया गया है, यही सोच के साथ ये लाया गया है। तो क्या कुछ खास होने वाला है हम इसमें देख सकते हैं कि भारत इस मैंने आपको बताया कि इसकी जरूरत किस लिए पड़ी है, क्योंकि भारत 140 करोड़ आबादी वाला है और लेकिन दशकों तक ओलंपिक जो मैच है ना, वो हमारे पदकों की जो संख्या वो क्या है, लिमिटेड है। लेकिन अब इसमें जो जरूरत पड़ी वो किस लिए है? क्योंकि बुनियादी जो ढांचे हैं ना उनकी कमी है। गांव और जो छोटे शहर है उनके पास जो बच्चे हैं वो हैं, लेकिन दौड़ने के लिए उनके पास क्या है, ट्रैक नहीं है। क्या है, ट्रैक नहीं है। प्रैक्टिस करने के लिए जो है वो सही मैदान नहीं है। कोचिंग का अभाव है, आर्थिक तंगी है। बच्चे के पास टैलेंट है लेकिन वो ये सोच रहा है कि हमारे पास पैसे नहीं तो मैं कैसे जा करके वहाँ पे अपना टैलेंट दिखा सकता हूँ। तो बस ये सब चीज़ें हैं और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से हमारा जो टैलेंट है वो मार खा रहा है। लेकिन एक चीज और आप देखेंगे कि पहले क्या होता था, पहले एक चीज चलती थी कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। ये धारणा शुरू से ही चलती आ रही है और परंपरागत रूप से ये चलती आ रही है। तो हमें इस जो धारणा को है वो तोड़ने की भी जरूरत है। ये काम कैसे करेगा? ये काम इस तरीके से करेगा कि जो जमीनी स्तर है ना, जमीनी स्तर पर खोज की जाएगी। जैसे स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं, कॉलेजों में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वहाँ से इनको क्या किया जाएगा, पिक किया जाएगा। वहाँ पर एआई बेस्ड जो है ना वो टूल्स लगाए जाएंगे। फिजिकल वहाँ पे टेस्ट किया जाएगा, फिजिकल चीज़ें कराई जाएंगी ताकि जो बच्चों की क्षमता वो निखर करके क्या हो, सामने आ सके। और स्कॉलरशिप की व्यवस्था भी की जाएगी। अगर कोई ऐसा बच्चा है तो वो जो 1,000 बच्चे हैं, 1,000 बच्चे में से जो सबसे होनहार एथलीट है उन लोगों को 5 लाख रुपए की क्या दी जाएगी, राशि दी जाएगी। 5 लाख तो ये कहने के लिए है, ये टोटल जो राशि है वो 6.28 लाख रुपए है। इसमें से जो 1.2 लाख है ये जो रोजमर्रा की जो खर्च होती है उसको निकालने के लिए रहेगी। बाकी जो 5.08 लाख रुपए रहेंगे, ये किस लिए रहेंगे, ये जो बच्चा है उसके खान खर्चे के लिए ये चीज़ें दी जाएगी, उसके डाइट के लिए ये सब चीज़ें दी जाएंगी। ठीक है, ये कितने साल के लिए दी जाएगी? तो भाई साहब ये चीज़ें दी जाएंगी 8 साल के लिए। कितने साल के लिए? 8 साल के लिए ये चीज़ें दी जाएंगी। ठीक है, ये जो स्कॉलरशिप है वो 8 साल के लिए दी जाएगी। अब अगला बोल रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और मैदान और स्टेडियम, यानी कि जो सरकार है ना वो मैदान और स्टेडियम क्या करेगी, वो उसको बनाएगी। सरकार सीधे स्टेडियम नहीं बना रही, ये क्या काम करे कि डायरेक्ट जो स्टेडियम है इसके जो पैसे लगेंगे या मैदान बनाने के जो पैसे लगेंगे वो डायरेक्ट राज्यों को दी जाएगी और राज्य जो है वो उसका
इस्तेमाल करके वो स्टेडियम बनाएंगे, यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रेडी करेंगे। कोचों की ट्रेनिंग की जाएगी कि जो जैसे पहले के जो कोच थे, वो पहले के कोच क्या है कि अलग पुराने वाले जो कोच है वो इस समय वाले कोच से कहीं ना कहीं वो पीछे है, क्योंकि पहले उतनी तकनीक नहीं थी और अब तकनीक विकसित हो चुकी है। तो इस वजह से जो कोच है उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, आधुनिक तौर पर ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि वो बच्चों को खोज सके और बच्चों को अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग दे सके और डाइट प्लानिंग भी कर सके। साइंस मैकेनिक जो है वो उस तरीके की चीज़ें भी वो बच्चों को सिखा सके। अगर हम बात करते हैं कि क्या क्या नया हो रहा है, तो आपको मालूम है कि जो खेलो इंडिया है वो हर साल होता है और 3 स्तरों पे होता है। कितने स्तरों पे? 3 स्तरों पे होता है। एक यूथ गेम्स होता है जो कि स्कूलों में खेला जाता है। कहाँ खेला जाता है? और यूनिवर्सिटी गेम आपको मालूम है कि ये कहाँ खेला जाता है? यूनिवर्सिटी में। और एक होता है विंटर गेम्स, और ये विंटर गेम्स कहाँ पे? लद्दाख में, गुलमर्ग में। ठीक है। इसमें अगर महिलाओं की बात करेंगे तो महिलाओं के लिए एक अस्मिता करके है, और ये जो अस्मिता प्रोग्राम है ये लड़कियों को खेलों में आगे लेकर जाने के उद्देश्य से ये बनाया गया है। विजन की अगर हम बात करते हैं, भारत सरकार का विजन क्या है, तो विजन ये है कि 2036 का ओलंपिक खेल होने वाला है उसकी मेजबानी करे और 2047 तक भारत दुनिया के टॉप 10 खेल राष्ट्रों में शामिल हो। ये इस विजन के साथ इंडिया चल रहा है। अगला सवाल है कि तटरक्षक अधिनियम द्वारा औपचारिक रूप से भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1978। 1978 में भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना की जाती है, जबकि 1 फरवरी 1977 में ही इसकी स्थापना हो जाती है और 1978 में एक अधिनियम ला करके इसको क्या किया जाता है? अधिरोपित कर दिया जाता है। ये देखिए यहाँ पे 1978 में इसकी स्थापना जो है अंतरिम रूप से 1977 में ही हो चुकी थी, लेकिन 1978 में इसके लिए क्या लाया गया था? अधिनियम लाया गया था। ठीक है। ये चर्चा में किस लिए आया? ये चर्चा में इसलिए आया क्योंकि भाई साहब अभी जो इंडियन कोस्ट गार्ड है ना, आईसीजी जो है वो अपना 50 साल का स्थापना दिवस मना रहा है। स्थापना दिवस कब मनाया? 1 फरवरी को मनाया, इसलिए चर्चा में आया। इसके अगर डीजी की बात करेंगे तो डीजी कौन है? डायरेक्टर। इसमें कोस्ट गार्ड का जो हेड होता है वो कौन होता है? डायरेक्टर जनरल होता है। उनका नाम क्या है? एस परमेश। क्या नाम है? एस परमेश। ये कौन से नंबर के हैं? तो ये है 26वें नंबर के। आप कहोगे सर ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है? तो ये डिफेंस यानी कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यानी कि यह एक सशस्त्र सेवा बल है। और हम बात करते हैं कि और क्या इसमें कुछ खास है, तो भाई साहब अगर देखेंगे तो इसमें 150 से ज़्यादा जहाजें हैं, 75 से ज़्यादा क्या है? विमाने हैं। 1977 में इसका क्या होता था? स्थापना हुआ है। और 1978 में क्या आया था? बिल आया था। यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा क्या है? तटरक्षक बल है। अगर इसके मुख्यालय की बात की जाए तो मुख्यालय इसका कहाँ पे है? नई दिल्ली में। जबकि आदर्श वाक्य की अगर हम बात करते हैं तो आदर्श वाक्य इसका क्या है? वयम रक्षामा, और जिसका हिंदी में अर्थ होता है कि हम रक्षा करते हैं। क्या करते हैं? हम रक्षा करते हैं। कभी कभी आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि जो डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है कि इसका आदर्श वाक्य क्या है, मोटो क्या है। ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, मैंने आपको बता दिया। इसका काम क्या होता है? तो मुख्य कार्य इसका यही है कि जो भारत की सीमा है ना, जो तट लग रहे हैं उसके सुरक्षा करना है, समुद्री पर्यावरण का संरक्षण करना है। आपने देखा होगा कि जो ऑपरेशन ओलिविया चलाया गया था, यह ऑपरेशन ओलिविया क्या होता है कि जो उड़ीसा में चिल्का लेक है वहाँ पे ओलिव रिडर टर्टल पाया जाता है, और वो टर्टल क्या करते हैं कि एक समय ऐसा आता है जहाँ पर वो अपना अंडा बच्चा ये सब देने के लिए आता है। और आपको ये भी मालूम है, तो ये जो ऑपरेशन ओलिविया है ये उन्हीं से संबंधित है। अगला सवाल है कि फरवरी 2026 में घोषित की गई या घोषित नई रामसर साइटों के बाद भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी होगी? तो कुल कितनी होगी? टोटल 98। इससे पहले कितनी थी? 96।
96वां कौन सा था? छत्तीस छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ का मुझे वो नाम थोड़ा सा भूल रहा है। छत्तीसगढ़, हाँ, कोपरा, कोपरा जलाशय। जो कोपरा जलाशय था ये कौन सा नंबर का था? ये 96 नंबर का ये रामसर साइट था। अभी दो और बड़े हैं, दो और बड़े हैं। तो उसमें से पहला है कि पटना वन्य जीव अभयारण्य। क्या नाम है? पटना वन्य जीव अभयारण्य। और दूसरा कौन सा है? दूसरा है ये सारी डांड, सारी डांड संरक्षण जो है ये कहाँ पे? गुजरात में। ठीक है, तो ये टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 98। ये चीज़ याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा कहाँ है? सबसे ज़्यादा चेन्नई में है। चेन्नई में कितने हैं? 20 है। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे यूपी है। कितने हैं? अभी जो हाल ही में शामिल हुआ उसको मिलाकर के टोटल 11 है। आप कहोगे सर ये रामसर साइट क्यों इनको बोला जाता है और ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट किस लिए हैं? तो भाई साहब आप ये समझिए कि रामसर ना, रामसर एक जगह है। कहोगे सर कहाँ पे जगह है? ये भाई साहब ईरान में एक जगह है। ईरान में एक शहर है, ईरान का एक शहर है रामसर। यहाँ पे सारे देश इकट्ठा होते हैं, ग्लोबली सारे देश इकट्ठा होते हैं और ये बोलते हैं कि हमें जो ये वेट लैंड है, वेटलैंड्स मतलब जो आर्द्र भूमि है ना, आर्द्र भूमि, और इन आर्द्र भूमियों में कौन आ जाएगा? इसमें झील एवं जो दलदली जगह है ना, वो दोनों ही आ जाते हैं। तो बोला गया कि हमें जो झील है या दलदली जगह है इनको क्या करना चाहिए? इनको बचाना चाहिए, क्योंकि होता ऐसा है कि जो पानी है इनमें हम लोग माटी कीचड़ ही मतलब माटी कीचड़ नहीं, इसमें कचड़ा उचड़ा फेंक फाक के क्या करता है, हम इनको पाट देते हैं। और कुछ टाइम बाद ये क्या होता है कि ये पट जाते हैं। पाटने के बाद ये क्या होता है कि ख़त्म हो जाता है उस मतलब झील का या दलदली जगहों का उसका जो अस्तित्व है वो ख़त्म हो जाता है। तो इसी के लिए ये क्या बोला कि हमें क्या करना चाहिए? हमें इनको बचाना चाहिए। तो बस यही रामसर में ना जब ये कन्वेंशन हुआ था तो यहीं पे जब सब लोगों ने इसको क्या किया, सब लोगों ने हस्ताक्षर इस पर किया। जब हस्ताक्षर किया तो इसी को हम जानते हैं रामसर कन्वेंशन के नाम से। कब हुआ था? 1971 में। कब हुआ था? 1971 में। कब? 1 फेब को। ठीक है, सॉरी, 2 फेब को। 1 फेब को इंडिया इसमें शामिल हुआ है, 2 फेब को इसमें हुआ था। ठीक है, जब ये हो जाता है तो आप कहोगे सर इससे हमें क्या फ़ायदा है, क्या हो जाएगा इससे? अगर शामिल हो जाता है या रामसर साइट को हम संरक्षित कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? मैं आपको बताया था कि भाई अगर शामिल कर लोगे तो शामिल करने से क्या हो जाएगा कि इसमें पाया जाता है जो दलदली भूमि होती है ना, आप अगर देखेंगे तो जो और पक्षियाँ होते हैं ना या झील होते हैं, तो ये जो पक्षियाँ होती हैं, पक्षियाँ के यहाँ पर विश्राम कर रही होती है। बहुत दूर दूर से जो पक्षियाँ होती है वो भी आते हैं, तो इससे हमारा जो पारिस्थितिक तंत्र है ना वो बना रहता है। दूसरी बात किस लिए दलदली भूमि जरूरी है? जैसे जब सूखा पड़ जाता है ना तो ये जो दलदली भूमि होती है ये जो हमारा ग्राउंड वाटर होता है ना, इन्हें रिचार्ज यानी कि इन्हें रिफिल करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। फिर बोलोगे सर और क्या फ़ायदे हैं? भाई फ़ायदा ये है कि जो बाढ़ आती है ना उसमें इनका बहुत ज़्यादा योगदान रहता है कि बाढ़ को रोकने में। कैसे? जब बाढ़ आती है तो ये बाढ़ का जो मतलब कि पानी होता है उन्हें ज़्यादा मात्रा में अपने अंदर ये सोखने का काम करते हैं। बोलोगे सर और इसके अलावा क्या है? इसके अलावा भाई मेरे ये है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग में क्या है, ये
ज़्यादा इसका हाथ है, यानी कि जो हमारे ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनमें भी इसका ज़्यादा हाथ है। इसकी वजह से जो हमारा जीवन चक्र है वो ज़्यादा प्रभावित होता है। तो ये जो दलदली भूमियाँ होती है ना, ये इन्हें क्या काम करते हैं, CO2 को ये अपने अंदर दबा करके रखते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, दबा करके रखते हैं, इनको निकलने नहीं देते हैं। इस वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग होती है उनको भी ये कम करने का काम करती है। आप कहोगे सर ठीक है, समझ में आ गया इतनी चीज़ें। तो मैं एक बात और कहूँगा भाई, आपने ध्यान दिया होगा कि अभी एक ट्रोलर अवार्ड दिया गया है, और ये अवार्ड किसको दिया गया है, ये ट्रोबी करके, ट्रोबी केयर्स करके वैज्ञानिक है, इनको दिया गया है। किस लिए, ये जो अंडरग्राउंड नेटवर्क है ना, अंडरग्राउंड नेटवर्क जो फंगस का है, उसके लिए दिया गया है कि ये कार्बन सिंकिंग, कार्बन जो सिंकिंग होता है, यानी कि उनको सोखने में ये एक इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। यानी कि CO2 को जब वो सोख लेंगे तो जो ग्लोबल वार्मिंग होता है वो कहीं ना कहीं डाउन हो जाता है। और ये जब सोखते हैं ना, जो फंगस सोखते हैं, ये 1-2 साल के लिए नहीं, ऐसा हो जाता है कि 50-50 साल तक ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल के बाहर नहीं आ पाता, क्योंकि यहाँ पे एक माइको राइजल एक फंगी, विशेष तरीके का फंगी मिलता है, जो एक पौधे से दो दूसरे पौधे तक ये क्या करता है, नीचे कनेक्ट रहता है, इधर से CO2 को लेता है और ये मिट्टी में दबा देते हैं, इधर से भी CO2 को लेता है, ये मिट्टी में दबा देते हैं। ठीक है, इन्हें निकलने ही नहीं देते। ये एक स्पेशल तरीके का प्रोटीन निकालते हैं, ग्लूमालिन ऐसे करके एक प्रोटीन निकालते हैं, और वो जो ग्लूमलिन प्रोटीन है ना, वो CO2 को इस तरीके से बांध के रखता है कि ये मिट्टी से निकल ही नहीं पाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, काम चलता है। आप कहोगे सर फंगस का और रामसर साइट का क्या संबंध है। भाई फंगस जो है ना, वो दलदली यानी कि जो गीली चीजें होती है वहीं पे फंगस ये उपस्थित होते हैं। जब फंगस उपस्थित होंगे तो आप देख रहे हैं, फंगस और वेटलैंड वेटलैंड्स, इन दोनों का एक दूसरे से बहुत बड़ा कनेक्शन है। ये वेटलैंड है और ये फंगस जो है वेटलैंड में ही ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं, क्योंकि जहाँ पे गीली चीज़ें रहेंगी वहाँ पे फंगस देखने को मिलेगा। और वेटलैंड जानते हैं कि ये गीली ही रहती है, इसलिए यहाँ पे फंगस, तो ये कार्बन सिंकिंग में बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखें, इसीलिए जो वेटलैंड है उनको बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो कन्वेंशन है 1971 में 2 फेब को हुआ था, और 1 फेब 1982 में भारत शामिल हुआ था इसमें। ठीक है, उद्देश्य क्या, आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना है और उनका यूज करना है, किंतु कैसे, विवेकपूर्ण ढंग से। अगर हम बात करते हैं कि विश्व आर्द्र भूमि जो दिवस है 2026 का, उसका थीम क्या था, उसका थीम था आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान, सांस्कृतिक विरासत का उत्सव। अगर हम हालिया रिपोर्ट की अगर बात करते हैं कि अभी हाल में क्या चीज़ है, तो कुल संख्या अभी क्या है, 98। भारत जो है वो एशिया में नंबर 1 चल रहा है। कुल 98 हमारे पास रामसर साइट है, उसमें से 97वां नंबर का जो है पटना पक्षी अभयारण्य एटा, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, यह यूपी का 11वां है, जबकि पूरे भारत का 97वां नंबर का। 98वां नंबर पे है छारी डांड संरक्षण रिजर्व, जो कि कहाँ पे है, कच्छ, गुजरात में। अगर हम और महत्वपूर्ण की बात करते हैं तो पहली जो साइट है वो कहाँ पे है, पहली साइट जो थी वो केवलादेव और चिल्का झील, दोनों को रामसर साइट माना गया था पहले। फिर सबसे बड़ा अगर रामसर साइट की बात करते हैं तो कौन है, वो सुंदरबन। ठीक है, सबसे छोटा जो है हिमाचल प्रदेश का रेणुका है, और कृत्रिम जो मैन मेड है वो कौन सा है, हरी के पत्तन, हरी के पत्तन कहाँ पे, पंजाब में। अगर हम बात करते हैं कि राज्यवार, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा है तमिलनाडु में। कहाँ पे है, तमिलनाडु में। और दूसरे नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे
आपका उत्तर प्रदेश है। यहाँ पे एक मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड चलता है। आप कहोगे सर ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है? भाई कुछ नहीं है, ये एक तरीके का बुक है। जैसे आपने देखा होगा कि IUCN के पास एक रेड लिस्ट होती है ना, क्या होती है? रेड लिस्ट होती है, जहाँ पे वो कई कैटेगरी बना के रखा और उसमें उसने एक कैटेगरी और बनाई हुई है। वो कौन सी कैटेगरी बनाई है? तो उसने एक कैटेगरी बनाई है कि भाई जो लुप्त प्राय टाइप के जंतु रहेंगे उन्हें रेड में दिखाया जाएगा, उन्हें ऐसे दिखाया जाएगा, इन्हें नीचे मतलब कम डेंजर वाले, ऊपर बड़े ज़्यादा डेंजर वाले और ज़्यादा डेंजर वाले एकदम ख़त्म, इस तरीके का दिखाया हुआ है ना। तो इस यही मान लीजिए, यही क्या है, यही एक बुक है मॉन्ट्रेक्स में, जहाँ पर जो रामसर साइट है, अगर जो कोई रामसर साइट ज़्यादा गंभीर रहता है या ख़त्म होने के कगार पे रहता है, उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, तो उसे मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में डाला जाता है। अभी हुआ क्या है कि जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है ना राजस्थान का, वो इसमें है, यानी कि इस पे क्या है, एक संकट भरा पड़ा है। लोकटक जो झील है मणिपुर में, इस पे भी क्या है, संकट के बादल गहराए हुए हैं। जबकि चिल्का झील भी कभी इस श्रेणी में था, लेकिन अभी क्या है, वो इससे बाहर निकल गया था, कब? 2002 में ही बाहर निकल गया था। हम बात करते हैं कि किस ऐतिहासिक मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मासिक धर्म स्वच्छता को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार बना दिया है? तो यह है डॉक्टर जया, जो डॉक्टर जया हैं वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इनके बीच ये बहस हुई थी। तो डॉक्टर जया ठाकुर ने PIL दाखिल किया था, और PIL दाखिल करने के बाद इसका वो भी आ गया, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया कि यह क्या है, एक फंडामेंटल राइट्स है। क्या ये फंडामेंटल राइट्स, इसको घोषित कर दिया गया है। और फंडामेंटल राइट्स जिसमें कि जब 21 की बात करता है तो ये लाइफ, यानी कि दैहिक जीवन का अधिकार है, दैहिक जीवन का अधिकार है। और ये जो है, ये 21 और 21 अल्फा दोनों के तहत लाया गया है, जिसमें हम शिक्षा का अधिकार, 21 अल्फा में किसका बात करते हैं? शिक्षा का अधिकार की बात करते हैं। क्योंकि जब आप कहोगे सर ये मासिक धर्म स्वच्छता समझ में नहीं है, भाई जो पीरियड होता है ना, सीधी सी बात ये समझो कि जो पीरियड होता है ना, तो पीरियड से रिगार्डिंग ये कानून आया है कि अगर पीरियड आ रहा है तो वो जो पीरियड है वो कहाँ पे डाल दिया गया है, पीरियड से संबंधित जो नियम कानून है वो किस में डाल दिया गया है? वो अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 21 अल्फा में। क्योंकि अनुच्छेद 1 बोलता है कि दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि किसी भी व्यक्ति को गरिमा के साथ अपना जीवन जीने का अधिकार है, ठीक है। और 21 अल्फा बोलता है कि सभी लोगों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो इसमें हुआ क्या हुआ, इसमें यही है कि जैसे जब बच्चियों को ये चीज़ें आती थी, पीरियड्स आती थी, तो वो इनके डर से क्या होता था, वो कई दिनों तक स्कूल नहीं आती थी। ऐसा भी हो जाता था कि वो हमेशा के लिए स्कूल छोड़ देती थी। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को लाया गया है। तो देखते हैं हम इसमें और क्या खास बात है। कि अगर हम केस की बात करते हैं, तो केस में है कि डॉक्टर जया ठाकुर बनाम क्या है, भारत संघ 2026 में ये आया, ये इसका नियम आया है। अगर न्यायमूर्ति की बात करें कि कौन कौन सी थी, तो JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति R महादेवन, 30 जनवरी को ये आया है। संवैधानिक संदर्भ की बात करते हैं तो मासिक धर्म स्वच्छता अब जीवन और गरिमा का क्या है, अधिकार बन गया। जबकि 21 अल्फा इससे किस तरीके से प्रभावित हो रहा है, तो इससे शिक्षा का अधिकार से जोड़ा गया ताकि छात्राओं को स्कूल न छोड़ना पड़े, ड्रॉप आउट न होना पड़े। और ये अनुच्छेद 14 से कैसे संबंधित है, तो यह समानता का अधिकार को पुख्ता करता है। क्योंकि जो जैविक कारणों से शिक्षा में बाधा नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन वो आ रही थी, ठीक है। अगर प्रमुख निर्देश की बात करते हैं तो जो लक्षित समूह है उसमें 6 से 12 तक की सभी कक्षाएं या छात्राएं हैं, मुफ्त में वितरण किया जाएगा। जो मुफ्त बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड है वो मुफ्त में दिया जाएगा बच्चियों को। बुनियादी अगर ढांचों की बात करते हैं तो स्कूलों में जो लड़कियां हैं उन्हें अलग अलग जो शौचालय है वो मुहैया कराया जाएगा। और हर स्कूल में मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट कॉर्नर होगा, जहाँ पे आपातकालीन कपड़े क्या रहेंगे,
वहाँ पे मौजूद रहेंगे। अगर अनुपालन और दंड की हम बात करते हैं, अगर कोई ऐसा पालन करता हुआ नहीं मिलता है तो समय सीमा इसकी क्या है, 3 महीने की। और 3 महीने राज्यों को 3 महीने के अंदर अंदर इसको लागू करना पड़ेगा। निजी स्कूल की अगर बात करते हैं तो नियमों का पालन न करने पर जो निजी स्कूल है उनकी मान्यता को क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दी जाएगी। नोडल अधिकारी की अगर हम बात करते हैं तो हर जिले में एक नोडल अधिकारी नियुक्त होगा जो इसकी क्या करेगा, निगरानी करेगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।